जीवन में अनुभव पाना है, हासिल करना है, तो कहा जाता है कि किताबें पढ़ने से अनुभव हासिल हो जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जो 100 साल का जीवन है, बात कर रहे हैं, 70 साल का आप लगा लें, तो उसके जीवन की जीवनी यदि आप पढ़ते हैं तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जितने दिनों में किताबें पढ़ लेते हैं तो उसके जीवन का अनुभव आप कहीं ना कहीं हासिल कर लेते हैं। लेकिन उस जीवन का अनुभव जो किताबों में पढ़ा हुआ है, जब तक उसे आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ में जीते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक वह अनुभव, वह ज्ञान किताबी ही रह जाएगा। तो यदि आपको वास्तव में एक बेहतर अनुभव चाहिए, बेहतर ज्ञान चाहिए, तो वह उसे जीना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आपको वह अनुभव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कहलाता है। नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं लीडर्स टॉक। और इस कार्यक्रम में आप हमेशा जानते हैं कि हम ऐसे ही शख्सियतों को लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में, अपने तजुर्बे से, अपने मेहनत से, अपने विजडम से सफलताएं अर्जित की होती हैं, हासिल करी होती हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं M.K. धवन। धवन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धवन साहब, हम ज्ञान की बातें आपसे जरूर पूछेंगे, अनुभव आपका जरूर जानेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत सारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो देखते हैं। तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हम किसी व्यापार में उतरते हैं, काम में उतरते हैं, नौकरी ना करके हम व्यापार को चुनते हैं, तो ऐसे मुश्किलात में हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो वो जैसा मैंने कहा कि एक तो चैलेंजेस खुद जीने पड़ते हैं, ठीक है, पहले चैलेंज आ जाए, फिर उसको हम एक्सेप्ट कर लें, या यूँ कह लें कि व्यापार में आप एक्सेप्ट करें या ना करें, आपके पास चॉइस नहीं होती, आपको एक्सेप्ट करना ही होता है, उस चैलेंज से पार निकलना ही पड़ता है यदि आपको व्यापार में बने रहना है। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि यदि कोई चैलेंज आने वाला है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और उसका सॉल्यूशन किसी आप जैसे व्यक्तियों से वो पहले ही देख लेना चाहते हैं, पा लेना चाहते हैं कि भाई अगर इनकी लाइफ में ये चैलेंज आया था तो ये कैसे निकले, और मेरी लाइफ में आ रहा है तो क्या मैं वही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ या मैं कोई नया कुआं खोदूँ। तो इसी विषय पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए धवन साहब कि आपकी जो कंपनी है वो काम क्या करती है। जी गौतम जी, हमारी कंपनी धवन एसोसिएट जो है ये कंस्ट्रक्शन केमिकल के बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में है, प्लस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते करते हमारी एक सेकंड लाइन जो इस प्रोडक्ट को लगाती है आपकी बिल्डिंग्स में या आपके प्रोजेक्ट पे, तो एप्लीकेशन यूनिट भी हमारा है। अच्छा। और इसके अलावा हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें हम लोग डी सील के नाम से बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स हम लोग बनाते हैं। और आज एज ऑन डेट एक इंडिया में पायनियर कंपनी है जिसके पास आज की डेट में हमारी भाषा में कहते हैं कि 150 से ज़्यादा प्रोफाइल्स हैं। ये एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव रेंज है प्रोफाइल्स की, बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स में जो यूज़ होती हैं। और इससे हम लोग प्रोडक्ट को बेचते भी हैं, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, और प्रोडक्ट का एप्लीकेशन भी हमारी टीम करती है, ये ऑप्शनल है। ओके, यानी कि जैसे आपने कहा कि जो आप केमिकल एंड ऑल के डिस्ट्रीब्यूशन में थे जो बिल्डिंग से रिलेटेड है, और साथ के साथ अभी आपने एक ये जो बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट का एक यूनिट शुरू किया है, आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी हुई है और उसका आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उसके अलावा 150 से ज़्यादा प्रोफाइल्स आपके पास में हैं जिसके लिए काम करते हैं। जब जैसे आपने ये बैच पहना हुआ है डी सील, और आपने नाम भी इसका बताया है डी सील, तो ये डी सील से कई बार ऐसा समझ में आता है कि भाई किसी चीज़ को सील कर देना, किसी चीज़ के जॉइंट को कस देना, या कहीं कोई लीकेज हो रही हो उसको सील कर देना। तो इसको थोड़ा सा समझाएं। आपने बिल्कुल सही कहा गौतम जी। डी सील का मतलब सीलिंग से ही जुड़ा हुआ है कि एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, ये बिल्डिंग का या आरसीसी एक नेचर होता है वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का। और फ्लोर में जब हम लोग एक बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें इस बात की भी खास ध्यान रखा जाता है कि जो अंदर सील लगी हुई है, या जिसे वाटर बैरियर के नाम से हमारी भाषा में जानते हैं, वो वाटर प्रूफ होना चाहिए सिस्टम। यानी कि पानी अगर ऊपर से कहीं आए तो वो नीचे ना जाए। तो पानी को सील भी करना है और उसमें सील इंस्टॉल भी करनी है, ऊपर मैकेनिकल सिस्टम भी फिट करना है। इस सारे सिस्टम का कम्बिनेशन बनाते हुए इसी में से डी सील नाम निकला है। ओके। और डी सील हमारा एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। और
पूरे हिंदुस्तान में लोग इसे बहुत प्यार से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अपना रहे हैं, और लोग सभी लोग इससे यूज टू भी हो गए हैं। वेरी गुड। तो धवन साहब, ये जब आपने शुरू किया, यानी कि जब आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो इसका आइडिया कहाँ से और कैसे आया? यहाँ तुम ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है कि बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में बताऊँ गौतम जी आपको कि लगभग कोरोना टाइम से पहले ये बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट इंडिया में बनते ही नहीं थे। अच्छा। तो हम लोग भी यूज़ करते थे अपनी बिल्डिंग्स में एक्सपेंशन जॉइंट्स, हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे इटली से, ताइवान से, चाइना से। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि एक्सपेंशन जॉइंट की कॉस्ट तो ज़्यादा होती ही थी क्योंकि इम्पोर्टेड आइटम है, प्लस उसका कंट्रोल हमारे पास कुछ नहीं होता था। यानी कि वो मटेरियल आपको 10 दिन में आए, 20 दिन में आए, 2 महीने में आए, वो एक टाइम फ्रेम हमारे कंट्रोल से बाहर होता था। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जब वो इत्तेफाकन कोरोना टाइम आया, एक टाइम सबके ऊपर मुश्किल का समय आया, तो उस वक्त हमारे पास सोचने समझने के लिए बहुत समय था। मिला हमें इसको एनालाइज करने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना ये आइटम हम लोग इंडिया में डेवलप करें, और जितने वो डिज़ाइन हम डेवलप तो कर ही सकते हैं, प्लस उसमें ज़रूरत थी इसकी टेक्नोलॉजी को समझने की और एक डेप्थ स्टडी की। तो कोरोना टाइम में हमारे पास बहुत सारा समय था जो हमने इसकी इन डेप्थ स्टडी में लगाया, इसको समझा, और तभी हमने इसको डेवलप किया, लॉन्च करने का लॉन्च आपने मन का बनाया। प्लान किया। ओके। और तो इसमें इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि धवन साहब ने आपदा में अवसर ढूंढ निकाला। जी बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना? चलिए, तो सही है बिल्कुल। अगर आप कुछ नया करेंगे और आपको सोचने के लिए, समझने के लिए समय चाहिए, यानी कि जो एक ये भी कह सकते हैं या कहा जाना चाहिए, या ऐसा सच्चाई है कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने आप को फ्री रखना चाहिए ताकि वो नए नए आइडियाज़ के ऊपर सोच सके, काम कर सके, और जो काम एग्जिस्टिंग है उसको डेलीगेट कर दे ताकि लोग करते रहें, और एंटरप्रेन्योर फ्री रहे ताकि वो नए प्रोजेक्ट के ऊपर सोचे। बिजनेस की सफलता का ये भी एक बहुत बड़ा राज है कि आप अपने आप को कंफर्टेबल रखें, ज़्यादा तनाव में ना रहें। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसके प्लस माइनस को आप कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसके नेगेटिव पॉइंट है उसको बीच में से हटा नहीं सकते। तो वो ज़र्क सहने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखें कि अगर मुश्किल आएगी तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। अगर ये तरीका आपने एक बार जान लिया, आपको समझ में आ गया, तो आप सक्सेस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि जो निगेटिव पॉइंट्स हैं वो तो लाइफ में आएंगे ही, जिस तरह से मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने स्वॉट एनालिसिस कर लिया है, आपको स्ट्रेंथ पता है, वीकनेस पता है, अपॉर्चुनिटीज़ पता है, थ्रेट्स पता है, तो क्या कब आने वाला है वो अगर आपके जीवन में सरप्राइज़ नहीं है तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हैं, तो उन चीज़ों से जो आपने कहा ना शॉक्स आएंगे, तो शॉक ऑब्जर्वर का वो काम करेंगे और आप आगे निकल जाएंगे। जी बिल्कुल। आपको सबसे ज़रूरी इसमें मैं ये मानता हूँ कि बिज़नेस में कामयाबी का एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी अंग ये भी है कि आप जो भी बिज़नेस आप करने वाले हैं या कर रहे हैं, आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। आप जो कुछ भी करें आपको वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, तभी आप उसमें और डेवलपमेंट के चांसेस ढूंढेंगे, आप उसी बारे में सोचते रहेंगे। और जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं, जैसे प्रकृति का नियम है, जो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा समझते हैं, वो चीज़ें और ज़्यादा आपके करीब आने लगती हैं। तो ये जो बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट में हम लोगों ने मास्टरी करी, हमारे पास जितना भी समय था हम लोग हमेशा इसी की डेवलपमेंट के बारे में, इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में, इसकी डेप्थ में, इसके प्लस माइनस के बारे में, इसकी टेक्निकल डाटा शीट्स को और समझने और उसको और अच्छा बनाने में हम लोग लगे रहते थे। तो उसी का ये फल मिला कि हम लोगों ने जहाँ भी जितनी भी बड़ी कंपनी में अपने सैंपल्स भेजे या जिनके साथ भी हमारी मीटिंग्स हुई, टेक्निकल डिस्कशंस हुई, उन सब ने इनसे हाथों हाथ लिया और हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे। और फिर कॉस्टिंग भी कम आ गई होगी। कॉस्टिंग भी नेचुरली, क्योंकि पहले हम लोग जो सिर्फ हम ही नहीं, दूसरे सभी लोग जो बिल्डर्स हैं जिनमें एक्सपेंशन जॉइंट जिनको ज़रूरत होती थी वो इंपोर्ट करते थे। तो इंपोर्टिंग में एक तो उस फॉरेन कंपनी के जो टेक्निकल्स हैं उनकी अपना प्रॉफिट और मार्जिन ही बहुत ज़्यादा होता है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, प्लस
टाइम की कैलकुलेशंस, वहाँ प्लस मनी सारी चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल ठीक सारी बात है। चीज़ें जब हम लोगों ने इस पे इंडिया में डेवलप करके उनको विद इन नो टाइम, हमारा अब लीड टाइम 15 से 20 दिन में हम लोग उनको मटेरियल डिलीवर कर देते हैं। डिलीवरी नहीं करते बल्कि साइट पे इंस्टॉल भी हम लोग इंस्टॉल कर भी कर देते हैं। देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इंडिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, कि जो प्रोडक्ट आपको पहले अवेलेबल ही नहीं होता था आसानी से, और आज जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चाहिए वही आपको परफेक्शन से मिल रहा है और एब्सोल्युटली अप टू द मार्क मिल रहा है। अप टू द मार्क मिल रहा है, टाइमली मिल रहा है और और कम फिर कॉस्ट में मिल रहा कम है। कॉस्ट में मिल रहा है, फिर इसकी हम लोग 10-10 साल की गारंटी भी देते हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग इसे तुरंत अपना लेते हैं तुरंत कि अपना एक लेते हैं। लोकल प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है। हम लोग जैसे बिल्कुल मेक इन इंडिया, मेक इन बहुत इंडिया बिल्कुल सही विजन बात को, है, मोदी जी के विजन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं। धवन साहब, ये जो आप बिल्डिंग एक्सपेंशन ज्वाइंट, ये जो आप बता रहे हैं, ये बेसिकली होता क्या है, अगर आम दर्शक भी हमारे इसे समझना चाहे? क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है, जब आप लेते हैं बिल्डिंग एक्सपेंशन ज्वाइंट, कि भाई बिल्डिंग को जब एक्सपेंड करना हो तो उसके अंदर जो ज्वाइंट लगाते हैं वो कुछ, तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ, एक्चुअली बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स बिल्डिंग के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है। आरसीसी में एक उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि गर्मियों में वो फैलती है और सर्दियों में आरसीसी सुंगड़ती है। ओके। उस सुंगड़ने और फैलने के उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्सपेंशन जॉइंट लगाया जाता है। अच्छा, जो आरसीसी के अंदर जो हीट की वजह से एक्सपेंशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। प्लस दूसरी एक मेन वजह ये होती है कि जब आप देखते हैं कि कोई बड़ा भूचाल आता है तो बिल्डिंग में मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अप डाउन राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं भी। तो वो जब वो भूचाल आए, वो बिल्डिंग में अगर मूवमेंट हो तो क्रैक ना आए, तो इसलिए उस बिल्डिंग को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो मूवमेंट को झेल सके। ओके, तो यानी कि जो कहा जाता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस yes, बिल्डिंग्स, ये हैं अर्थक्वेक बिल्डिंग फ्रेंडली या अगर रेजिस्टेंस। अर्थक्वेक बिल्डिंग बनाने के लिए ये उसे एक महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट एक्सपेंशन जॉइंट भी है। ओके। तो एक्सपेंशन जॉइंट उन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में खास तौर से, या जब आप कहीं जाते हैं मेट्रो में या मेट्रो प्लेटफॉर्म के ऊपर, अक्सर आप देखते हैं लंबी सी एल्युमिनियम की पट्टी लगी होती है। हाँ जी। प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी होती है। हाँ। वो एक्सपेंशन जॉइंट ही होता है। वो बिल्डिंग के उसको सिस्टम को कंट्रोल करता है ताकि इधर का जितना आरसीसी स्लैब है, कहीं बाई चांस वो एक्सपेंड हुआ तो उधर प्रेशर मार के रेलवे लाइन को 1 mm 2 mm पीछे ना धकेल दे। 1 mm 2 mm, हाँ, क्योंकि 1 mm भी खिसकेगा तो बहुत ज़्यादा हो गया, सिस्टम बिगड़ जाएगा। एंड सो ऑन। बिल्कुल। और ऐसे बड़ी बिल्डिंगों में, और अक्सर आप देखते हैं जहाँ पे फॉरेन में तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे भूचाल बहुत ज़्यादा आते हैं, जापान जैसे वहाँ तो आते ही वहाँ पे रहता है। ये इनका चलन बहुत ज़्यादा है। ओके। अब क्योंकि इंडिया में अच्छी बिल्डिंगें बहुत समय से अब बन रही हैं, और हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। ये उसका एक हिस्सा है, ये उसकी वजह है कि तो यानी कि यह प्रोडक्ट जो है बिल्डिंग की लाइफ को बढ़ाता है। लाइफ को बढ़ाता है, यस। ये और बिल्डिंग, उसके उस सिस्टम को यूँ समझिए कि एक्सपेंशन जॉइंट बिल्डिंग का नर्वस सिस्टम है। हाँ। ये और जैसे उस कई जर्क को कंट्रोल करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बगल वाली बिल्डिंग जो है, प्लॉट खाली हुआ तो उसमें खुदाई होती है, तो बिल्डिंग कई बार इधर हो जाती, तो उसमें दरार आ जाती, तो उससे भी शायद या बचा सकता है। उस दरार को कंट्रोल कर सकता है अगर कंट्रोल एक्सपेंशन सिस्टम उसमें लगा हुआ है, तो अगर लगा आपकी बिल्डिंग में क्रैक नहीं आएगा। तो यानी कि जो भी बिल्डिंग्स बनाएं तो उनको ये एक्सपेंशन जॉइंट उसमें जरूर लगाना चाहिए। एक्सपेंशन जरूर होना चाहिए। अब एक चीज़ और बताइए कि जैसे आप कर रहे हैं, पूरे भारत में काम कर रहे हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने शुरू किया है, तो कुछ ऐसे हम कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए हों जिसका मतलब हम नाम ले सकते हैं? हाँ, अभी रिसेंटली हम लोगों ने जस्ट करीब 20 दिन पहले ही नेपालगंज एयरपोर्ट का काम हमने फिनिश किया है। नेपालगंज एयरपोर्ट, हाँ, एक बहुत अच्छा वहाँ पे उन्होंने नया एयरपोर्ट बनाया है। एयरपोर्ट बिल्डिंग नई बनी है, तो उसमें एक्सपेंशन जॉइंट का हमने काम एग्जीक्यूट कर दिया है, फिनिश कर दिया है। हाँ, और नेपालगंज आई थिंक ये यूपी के बॉर्डर पे है, बाराबंकी के आसपास। हाँ। और उसके अलावा नेपाल में एक नई पार्लियामेंट उनकी बन रही है, पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो एक बहुत ही बड़ी और बहुत सुंदर बिल्डिंग है। उसमें पूरा एक्सपेंशन जॉइंट का काम, अभी हमारा काम चल रहा है, मतलब ऑनगोइंग काम है। और ये पार्लियामेंट कहाँ बन रही है नेपाल में? काठमांडू में। ये मेन काठमांडू सेंटर में, बिल्कुल इन द हार्ट ऑफ सिटी हम्म। बन रही है, और बहुत बड़ी है।
एरिया, और बहुत अच्छी बिल्डिंग है। उसमें एक्सपेंशन यूनिट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। इवन दो वहाँ पे एक जनरल हॉस्पिटल बनने वाला है, ओके। जो काम शुरू हो चुका है, उसमें भी एक्सपेंशन यूनिट हमारे कर रहे हैं डीसीएल के ही अप्रूव्ड है। ओके, वेरी गुड। प्लस उसके अलावा अभी जो दूसरा वाटर प्रूफिंग रेंज, या हम लोग दूसरे जो काम करते हैं, जो चिनाब नदी पे जो ब्रिज बना है, जो हमारा रेलवे इंडिया का वाला। एक प्रेस्टिजियस रेलवे ब्रिज है, हाँ जी, उसमें ग्राउटिंग का काम, और ये काम हम लोगों ने अभी एग्जीक्यूट किया है। वेरी गुड। और ये काम एफकॉन के पास था, जिन्होंने Okay. हमें सबमिट किया। और ये ग्राउटिंग बोलते हैं कि जब कभी ब्रिज के ऊपर जैसे ट्रेन अगर चलेगी तो ब्रिज में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, Okay. वाइब्रेशन नहीं होनी Okay. चाहिए। वो वाइब्रेशन कंट्रोल हम लोगों ने किया है, सारा सिस्टम वो हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। प्लस वाटर प्रूफिंग की क्लास में कहें तो एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था यहाँ पे अलीगढ़ थर्मल पावर स्टेशन में, जो तोशवा के अंडर में है। उसमें उनके बाजू में एक नदी बह रही थी, और नदी का जो पानी है नीचे बेस से प्रेशर होके उस पावर प्लांट की सेकंड बेस में से ऊपर आ रहा था। ओके। वो हम लोगों ने उसका कंट्रोल किया है, और वही ये भी बड़ा चैलेंज जॉब था जो हमने तो एग्जीक्यूट यानी किया। कि इस तरह के बड़े बड़े भी प्रोजेक्ट्स जी, आपकी जो भी कंपनी ऐसे कर रही है। चैलेंजिंग जॉब होते हैं, बड़े जॉब होते हैं, या कोई जहाँ पे टेक्निकल कुछ ना हो, ज़्यादा ज़रूरत है, वो हम लोग उसको लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास एक ट्रेंड एप्लीकेशन टीम है, जो इसे हर तरीके के इस तरह के काम एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। इवन दो हम लोगों ने अंडर वाटर ट्रीटमेंट भी कई ब्रिजेज में ठीक किया है। ओके। और कुछ रेलवे के प्रोजेक्ट्स, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स में भी कुछ बीम में कहीं जगह कुछ आप देखते हैं, कुछ कई क्रैक्स आ गए या कुछ हो गया, तो वो हम लोगों ने उसको काफ़ी ठीक किया। मतलब जो भी चैलेंजिंग काम होते हैं वो भी जी, आपकी जी, जी, कंपनी अभी वो कर रही है। एलएनटी का जो प्रोजेक्ट अभी दिल्ली से मेरठ में चल रहा है, रैपिड मेट्रो ट्रेन का रैपिड चल मेट्रो, रहा हाँ है, जी। इसमें भी एलएनटी में हम लोगों की वाटर प्रूफिंग रेंज और कुछ टेक्निकल्स की सप्लाई सपोर्ट है उनको। ओके, वेरी तो गुड। हमारा कोऑर्डिनेशन उनके साथ अच्छा है। अब एक चीज़ और बताइए, अभी आपने कहा कि काम वो करना चाहिए जिसमें आपका मन लगे, जिसमें जिसमें आपको करने में आनंद आए। तो क्या सफलता का एक यह भी बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि काम वही करना चाहिए, व्यक्ति को उसी बिजनेस में आना चाहिए जिसमें वो खुद एंजॉय करता हो, ना कि उस काम में कि कंपटीशन तो बहुत है या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में। हाँ, नहीं नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि काम वही करना चाहिए जिस काम में आपको आनंद आए। ये फार्मूला सभी जगह लागू होता है। आप खाना वही अच्छे तरीके से खा सकते हैं जो आपकी पसंद का हो। नहीं तो अगर आपको भूख नहीं है और मैं पराठे भी रखूं तो आप नहीं खाएंगे उसको। तो ये जो फार्मूला है कि वही काम करना चाहिए जो आपको पसंद आए या जो आपके मन को भाए, उसी में ही आपके डेवलपमेंट के चांसेस आगे ज़्यादा होते हैं, होंगे। और उसी में आप सफलता पा सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा काम होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, तो उससे वो करने वाला उससे मन चुराएगा, बेमन से उससे करेगा, मन बचने की कोशिश चुराएगा, करेगा। हाँ, तो कि वो भाई जितना ना करूं उतना अच्छा है, जितना गुजारा हो जाए, बिजनेस का जस्टिफिकेशन नहीं होगा। जैसे आपने खाने वाली बात करी ना, तो उससे एक एग्जांपल इसमें भी मैं समझता हूँ दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि जब आपको भूख लगी होती है बहुत तेज, ठीक है ना, तो आप पराठे ही नहीं, आप सूखी रोटी भी रख दीजिए, सब्जी में मिर्च भी ज़्यादा हो, मसाले भी तेज हों, वो भी रख दीजिए, तो वो खाया जाएगा। लेकिन उस लेवल तक ही वो खाया जाता है जब तक वो भूख मर नहीं जाती है। जैसे वो भूख मर जाती है, यानी कि भूख खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद जब आपको फिर एकदम से आपको याद आएगा, वो इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा है, इसमें तो मिर्ची बहुत ज़्यादा है, तो रोटी टाइट बनी थी और ऐसा था वैसा था। यानी कि उसकी खामियां तब निकलनी शुरू होती हैं जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। हाँ, लेकिन बिजनेस की भाषा में जब आपको एक इसको आप प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जब आप पहुंचते हैं, उस वक्त आपके पास मौका होता है, या तो आप उसी बिजनेस में और इम्प्रूवमेंट कर लें या स्विच ऑन कर लें। तो जो एक्सपर्ट है, जो बिजनेस में सक्सेस होना ही चाहते हैं, और जिनको उस बिजनेस में उसको लगता है कि मुझे इसमें मैंने कुछ अभी मुझे इंटरेस्ट आया है और मैं इसमें कुछ और बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, तो उस प्लेटफॉर्म से वो उसको और डेवलपमेंट कर सकते हैं। जितनी देर में उनका पेट भरा होगा, वो अगले काम के लिए पाइपलाइन बिछा सकते हैं। ना, एक चीज़ और बताइए, हार्ड वर्क ज़्यादा ज़रूरी है या स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है?
हाँ, ये गौतम जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए, पर हार्ड वर्क स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं। हार्ड वर्क ठीक तरीके से हार्ड वर्क करना कहाँ है, इस बात की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। और इसी को कहते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसकी अगर इन डेप्थ आपका नॉलेज है, स्टडी है, वो पहले कर लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपके दोनों मसले एक ही बार में सॉल्व हो जाएंगे। आप काम भी करेंगे, मतलब मीन्स हार्ड वर्क भी करेंगे, और वो स्मार्ट तरीके से हो जाएगा, मीन्स उसमें आउटपुट ज़्यादा आएगी। तो दोनों का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। खाली हार्ड वर्क से आप कुछ नहीं कर सकते, खाली स्मार्ट वर्क से आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। सफलता का कोई शॉर्टकट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफल होने के लिए आपको उसी रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा जो रास्ता उसके लिए तय किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे जाने का रूट फिक्स है। ट्रेन से जाएंगे आपको 24 घंटे लगेंगे, बाई एयर जाएंगे आपको 4 घंटे या 3 घंटे, जो भी चेक इन चेक आउट का टाइम हाँ जी। जाएगा। तरीका वही है। आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जाना उसी रूट से ही पड़ेगा। यानी कि हाँ, जो रूट आप ले रहे हैं उसमें जितना समय लगने वाला है, जैसे आपने कहा बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे जाना है तो घर से जाने का एयरपोर्ट तक का टाइम, फिर प्लस वो 2 घंटे की वेटिंग टाइम, और गलती से अगर फ्लाइट डिले हो गई तो और थोड़ा बहुत टाइम, एग्जैक्टली। प्लस वो 2 घंटे हवा में रहने का टाइम। आपको उसके जर्नी में होने वाले प्लस माइनस को एडजस्ट करने की समझ होनी चाहिए। जो भी दिखते हैं, जैसे आपने कहा फ्लाइट लेट होती है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। हाँ, कई बार ऐसा नहीं फ्लाइट भी आपने सोचा कि भाई 2 बजे फ्लाइट चलेगी, 4 बजे वहाँ उतरूंगा, मैं आज 20 मिनट में एयरपोर्ट पे बाहर हूँगा, 5 बजे मेरी मीटिंग फिक्स कर लूँ, तो ऐसा नहीं होना कई बार चाहिए। फ्लाइट कैंसिल भी हो जाती है, फ्लाइट कैंसिल तो भी हो उसके जाती लिए भी है। आपको तैयार रहना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है जी। कभी। और सेम एज इन ट्रेन, तो भाई मुझे इतना टाइम लगना है, तो ये आगे पीछे हो सकता है। कई बार बीच में अच्छा खाना मिल भी सकता है, नहीं भी मिल नहीं भी मिल सकता सकता, है। दिक्कत भी आ सकती है। तो उसके लिए मेंटली अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं तो आपको दिक्कत नहीं आ तो सकती। यानी कि शॉर्टकट कोई नहीं है। शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम कई बार वैसे ही लाइफ में देखते हैं हाँ, लॉन्ग कट पड़ जाता है। अब ये तो गूगल का नेविगेशन आ गया तो कई बार बचा लेते हैं, जी। और उसको भी जो लोग नेविगेशन को कई बार नहीं समझ पाते हैं वो भी रास्ते में उलझ जाते हैं। तो जी, यानी कि जी। शॉर्टकट कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, और जो उसमें एक ड्यू प्रोसेस है, जो टाइम है, जितना लगने वाला है वो लगेगा ही लगेगा, उसको हमें दिमाग में रख के चलना चाहिए। एक और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता हूँ कि भाग्य या कर्म, आप किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? भाग्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या आप कर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? आपको लगता है कि कर्म करने से मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ, या आपको लगता है कि जो भाग्य में लिखा ही है तो वो तो होके ही रहेगा, मुझे कर्म क्यों करना? नहीं, नहीं, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके भाग्य में लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आप पर्टिकुलर जगह पहुंचेंगे तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पहुंचना तो आपको है। आप पहुंचेंगे नहीं तो फिर होगा कैसे? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी है। पुरुषार्थ करने से ही सब कुछ होगा। भाग्य एक एक तरह का यूँ समझिए, मान लीजिए अगर फ्रूट है तो वो पहले उस पेड़ के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा। ये अलग बात है, वो आपको आराम से मिल जाएगा। आपके भाग्य में है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो सभी को उस पेड़ के पास जाने से फ्रूट नहीं मिलता, क्योंकि आपके भाग्य में है तो मिलेगा। लेकिन पुरुषार्थ उसमें ज़रूर करना पड़ेगा, आपको वहाँ तक जाना ज़रूर पड़ेगा। तो पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी है। भाग्य निश्चित है, क्योंकि हम लोग हिंदू मैथोडोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे में तो ऐसे माना जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भाग्य में क्या क्या होने वाला है, ऐसा शायद पहले से ही निश्चित होता है। जी। परंतु उसमें बहुत सारे ऐड ऑन या डाइवर्जन्स भी हो सकते हैं, वो भी लिखा होता है। बिल्कुल, तो कंडीशन अप्लाइज होती हैं कि अगर भाई
मैं आपके पास आया हूँ, या यूँ कह लें कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। यस, ठीक है ना, मेन्यू आपको देखना है कि आपने चूज करना है मैंने क्या खाना है। तो उसी तरह से शायद हमारी लाइफ में अवेलेबल सब कुछ है, जी, लेकिन जी। आप क्या कर्म करते हो और उस कर्म के अनुसार आपको वो फल मिल एग्जैक्टली जाएगा। उसी आप जो खाते जाते हैं उसी का बिल आता जाता जितनी है एनर्जी है जी। वो उसमें आपके उसमें ऐड होती रहती है। बिल्कुल, एनर्जी और ऐड होती है और टेस्ट आता रहता है और बिल टेस्ट भी आता आता है रहता है। और उसी हिसाब से आपको बिल आता है। जी, बिल्कुल जी। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। अब एक और बात बताएं कि देखिए क्या है कि हमारे देश में यंग जनरेशन, यंग पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है ना, और शायद हमारे देश से ज़्यादा किसी के पास यंग पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है ना। इसे डिविडेंड भी कहा जाने लगा है। ऐसे में बेरोजगारी भी हमारे देश में फ़िलहाल है, पहले भी थी, अब भी है, और शायद आगे पता नहीं कब तक रहने वाली है, नहीं रहेगी। लेकिन व्यक्ति को नौकरी की तरफ ज़्यादा भागना चाहिए या अपने व्यापार की तरफ भागना चाहिए कि भाई मैं नौकरी कर लूँ, महीने सुबह में 9 बजे पहुँच जाऊँ, 10 बजे पहुँच जाऊँ, शाम को 6 बजे 7 बजे आ जाऊँ, यानी कि घड़ी से मैं चलूँ, घड़ी से जाऊँ, घड़ी से आऊँ, और उसके बाद महीने के फलानी तारीख को मेरी सैलरी आ जाए, वो ज़्यादा अच्छी लाइफ है। या अगर हम थोड़ा सी टेंशन लेके, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा पेन लेके हम कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं, वो ज़्यादा ठीक है। ये गौतम जी बड़ा मुश्किल सवाल है आपका, लेकिन ये माइंडसेट होता है। या सर, आप जैसे लोग अगर हमारे सामने बैठे हैं तो सवाल मुश्किल क्या आपसे? ये एक माइंडसेट है। जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कभी जॉब नहीं कर सकती, और जो जॉब कम्युनिटी है उनका माइंडसेट जॉब में होता है। सर ये तो देखो एक स्टैंडर्ड सी बात हो गई, ये सब समझते हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है बिजनेस ही करेगी, लेकिन करना क्या चाहिए? व्हाट इज अ गुड? यस, बीइंग ए बिजनेस मैं तो कहूँगा बिजनेस ही करना चाहिए। और आप देखिए, चाहे एक चौक पे आपको मूंगफली बेचने वाला भी मिले, वो भी बिजनेस कर रहा है, बिल्कुल बिजनेस कर रहा है वो जॉब नहीं करता। ना। वो जॉब करेगा शायद उसको कहीं 10,000 15,000 20,000 मिलेंगे, लेकिन वो मूंगफली कमा के भी उससे ज़्यादा पैसे कमाता है। तो वो पहले एक ब्रांच खोलता है, फिर 2 जगह लगाता है, फिर 3 जगह लगाता है, एंड सो ऑन। ऐसा आजकल देखा होगा आपने, बहुत सारी जगह पे अभी ये एक रिवाज सा चल गया है कि खाने के जो रिक्शे हैं या मोबाइल वैन्स मोबाइल वैन, हैं, कार्ट वगैरह, ये ये सब जो बहुत भी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। वो जॉब नहीं करना चाहते, लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। तो कम इन्वेस्टमेंट में भी बिजनेस के ऑप्शन बहुत हैं। ये सिर्फ माइंडसेट है कि आप चाहते क्या हैं। नहीं नहीं बिल्कुल अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन करना आपको है। अगर आपके अंदर डिज़ायर है, द मेन थिंग इज इफ यू हैव द डिज़ायर, बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिज़ायर, तो यू कैन डू इट। और यस, ऑफ कोर्स बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस मैं तो कहूँगा बिजनेस ही करना चाहिए, लेकिन सारे अगर बिजनेस करेंगे तो फिर जॉब वाले कहाँ जाएंगे। नहीं नहीं वो तो खैर रहेंगे ही, और सिर्फ विश होगी, ठीक है ना, तो कुछ नहीं होगा, बट जो डिज़ायर एंड बर्निंग डिज़ायर होगा तो आप कुछ बहुत कुछ कर सकते ज़रूर हैं। होगा, बिल्कुल। और जहाँ तक जो बिजनेस की बात है, बिजनेस में एक स्केलेबिलिटी है, ठीक है। जॉब में अगर आपने जिस तरह की शिक्षा ली हुई है और उसी पे काम करते रहेंगे, उसको भी इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो आप तब भी वहाँ पे आप ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। बिजनेस आपको फ्रीडम भी देता है, टेंशन भी देता है, ठीक है। आपको 10 तारीख को या 7 तारीख को सैलरी नहीं दे रहा है, लेकिन वो सैलरी आने वाले समय में मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है, जबकि जॉब में ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होती। और जो आपने कहा कि कम पैसे से, मैं तो कहता हूं कि बिजनेस अगर आदमी करना चाहे तो 0 पैसे से भी कर सकता है। बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए मुझे बिजनेस करना है, मैं आपसे कहूं कि धवन साहब मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और मैं इसको बेच सकता हूं, मुझे बताइए आप क्या कमीशन देंगे? तो मेरा तो पैसा नहीं लगा ना, आपको एम्प्लॉय भी फ्री का मिल गया। तो यानी कि मैं अपने हिसाब से उसको काम करूंगा, मैं 8 घंटे करता हूं, 10 घंटे करता हूं, 4 घंटे करता हूं, और उसके बदले में मुझे आपसे पैसा मिल गया। तो मैं जितना माल ज्यादा बेचूंगा उतनी ज्यादा मेरी कमीशन, तो ये भी तो बिजनेस हो गया। एग्जैक्टली जी। जीवन में सफलता, हम हर व्यक्ति कहते हैं ना, ही इज अ सक्सेसफुल, यू आर अ सक्सेसफुल, मुझे भी सफल होना है, ये भी सक्सेसफुल। हर आदमी की हम सफलताओं की बातें बड़ी सुनते हैं, मतलब ये बड़ा कॉमन सा हो गया, सफल सफल सफलता सक्सेस। मतलब किसी भी आप मोटिवेशनल सेमिनार में चले जाइए, ये सक्सेस और सफलता, ये वर्ड ऐसे हैं हिंदी और इंग्लिश में कि खूब आपको सुनाई देते रहते हैं जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सफल किस व्यक्ति को मानते हैं? जिसके पास 100 करोड़ है वो सफल है, जिसके पास 500 करोड़ है वो सफल है, जिसके पास 1000 करोड़ है वो सफल है, या जिसके पास 10,000 करोड़ है वो सफल? कोई बेंचमार्क है क्या? क्योंकि मैं देखता हूँ जो 100 करोड़ वाला है वो 500 करोड़ की दौड़ के लिए लगा हुआ है,
उससे पूछता हूँ कि भाई साहब आप तो इतना, अरे कहाँ गौतम जी, भी तो ये है, ठीक है ना, 500 वाला 1000 की तरफ भाग रहा है, 1000 वाला 10,000 की तरफ भाग रहा है, यानी कि वो सेकंड अपने से बेहतर वाले की तरफ देख रहा है। तो फिर सफल है कौन, किसको आप सफल मानते हैं? सही मायने में गौतम जी, किसी भी करोड़ों का सफलता से कोई लेन देन नहीं है। पैसा एक नेसेसिटी है जो एक लिमिट तक आपको चाहिए होता है। उसके बाद अगर आपको कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है इस बारे में सोचने की अगर ज़रूरत नहीं है तो आप सफल हैं। कल आने वाले कल की आपको चिंता नहीं है। तो इतना आप है, सफल हैं। इतना आपने कमा के रख लिया है थोड़ा सा कि आप कंफर्ट मोड में हैं, तो आप सफल हैं। आपके पारिवारिक रिश्ते अपने परिवार से बहुत अच्छे हैं, अपने अड़ोसों से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अपने जानने वाले दोस्तों से रिश्ते आपके अच्छे हैं, तो आप सफल इंसान हैं। क्योंकि किसी भी पड़ोसी को या किसी दोस्त को आपके बैंक बैलेंस से मतलब नहीं होता। आप अपने कमिटमेंट के पक्के आदमी हैं, दूसरों की मदद करना जानते हैं और हर किसी को कोऑपरेट करते हैं, तो आप जीवन में सफल हैं। सफलता का किसी करोड़ों से या 10 करोड़ से 20 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। बस आप अपने आप में सेटिस्फाई रहें, सुकून में रहें और ज़रूरत के हिसाब से आप अपने आप में संतुष्ट रहें, तो आप सफल हैं। तो आप सफल हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि सफलता का बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन सफलता तब भी ज़्यादा मानी जाएगी जब आपके बैंक बैलेंस में दुआएं कितनी हैं, वेल विशर्स आपके कितने हैं, Exactly. तब मैं समझता हूँ ज़्यादा सफलता मानी जाएगी। Exactly. बिल्कुल। धवन साहब, बात करके बड़ा आनंद आ रहा है आपके साथ में, और मुझे उम्मीद है दर्शकों को भी आनंद आएगा। एक और बात बताइए, सक्सेस बहुत हो गया, तो एक और सवाल सक्सेस पे मेरे दिमाग में आया, हमने कहा वो भी पूछ लेता हूँ आपसे। सक्सेस माइंडसेट क्या होता है? देखिए, सक्सेस माइंडसेट का मतलब है कि जब आपको सफलता का एक बार स्वाद लग जाता है तो आपको हर चीज़ में कामयाब होने की आदत हो जाती है। आपकी सोचने का तरीका उस पॉजिटिविटी ट्रैक पे ही हमेशा रहता है और आप जो कुछ भी काम करते हैं वो उसका काम करने का अंदाज या स्टाइल जो होता है वो ठीक होता है। आप ठीक तरह से जो भी काम करेंगे वो 100% सक्सेस होगा ही होगा। एक्सेप्शंस आर देयर, कभी उसमें दिक्कत या परेशानी हो सकती है, लेकिन आपका जो माइंडसेट है अगर वो पॉजिटिव है तो वो सक्सेस माइंडसेट है। ठीक है। अब एक और इसी सक्सेस पे एक और लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। हर चीज़ के लिए ना, हर रेसिपी के लिए मसाले होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। कोई भी आप रेसिपी बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं ना, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस लिखा होता है। तो सक्सेस के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या चीज़ें चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सकती है? सबसे बड़ा फार्मूला है कि आप में सक्सेस होने की इच्छा होनी चाहिए, तो आप सक्सेस है। आपने पहले का डिज़ायर होनी दिस चाहिए। इज़ द ओनली इंग्रेडिएंट यू नीड। अच्छा। दिस इज़ द ओनली इंग्रेडिएंट। इफ़ यू वांट टू बी ए सक्सेस यू शुड नहीं, अगर इफ आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल बट आई डोंट वर्क ऑन इट, देन वही नहीं, ये तो मैंने पहले कहा, कर्म की तो ज़रूरत है ही है ना। आपको कर्म करना है और ठीक दिशा में करना है तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आप ठीक रहें, आप जिसे कहते हैं कि ऑफिशियल उसमें रहें, तो आप सक्सेस होंगे ही होंगे। आपकी कंपनी अच्छी रहे, जो आप, जैसा मैं पहले कहा कि अगर आप अपना अपना वातावरण आप खुद चुनते हैं, अगर आपका एटमॉस्फेयर अच्छा है, संगत ठीक अच्छी होनी है, चाहिए। संगत अच्छी है, तो आप सक्सेस होंगे ही होंगे। आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो यानी कि एक दो इंग्रेडिएंट्स तो बड़े बड़े मुझे मिल गए कि एक तो कहते हैं डिज़ायर होना चाहिए, और दूसरी कंपनी आपके साथ में जो कंपनी है, आपकी, जो संगत है आपकी, वो अच्छी होनी चाहिए, वो सफल लोगों की ही होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको ड्राइव करेंगे, पुश करेंगे, इनडायरेक्ट जो और डायरेक्ट। इनिशियल स्टेज पे जो पेरेंटिंग आपकी होती है जी। वो आपको जिस डायरेक्शन में रखते हैं बिल्कुल। वो बहुत काउंट करती है। अगर उन्होंने आपको पहले से ही ठीक कंट्रोल रखा है कि हमें अच्छी डायरेक्शन में जाना है, ठीक जाना है, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने जाना है बॉम्बे, आप कलकत्ता की ट्रेन पकड़े हैं तो बॉम्बे कैसे पहुंचेंगे? पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बॉम्बे साइड में जाएंगे तो आप भले ही स्लो जाएं, जैसे जाएं, लेकिन आप वहाँ पहुँच जाएंगे आप। तो
आप कंस्ट्रक्शन लाइन से मतलब रियल एस्टेट से जी आप जी जुड़े हुए हैं, तो रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन भी आता है, ये भी आपका जी जी कंस्ट्रक्शन जी जी रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स हैं। मेहनत, हार्ड वर्क, ठीक है ना, बहुत सारा एग्जांपल हम सुनते हैं कि भाई हार्ड वर्क ही अगर इतना इम्पोर्टेंस रखता सक्सेस के लिए, तो जो लोहा तोड़ता है काटता है वो क्यों नहीं सक्सेसफुल होता, एग्जैक्टली। है ना, जो रिक्शा चलाता है वो क्यों नहीं सक्सेसफुल होता, कितनी मेहनत करता है। जो आपके साइट्स पे जो मजदूर ईंटें ले ले के मतलब ऊपर ऊपर तक चढ़ता है, कई कई मंजिलों तक जाता है, सीमेंट की बोरियां पैकेट्स ले लेके ऊपर तक जाता है, चढ़ता है, मतलब बेतहाशा मेहनत करता है, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होता। अब यहाँ पे जो मेहनत की बात आती है, ठीक है, सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, समझना चाहता हूँ आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि ये मजदूर भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या इनको नहीं समझ में आता कि किस तरह से अपनी स्मार्ट मेहनत करें, या इनके पास बेचारों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये काम इसी तरह से चलता है, इसी तरह से नहीं चलेगा। नहीं नहीं गौतम जी, मैं इसका आपको बहुत शॉर्ट समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि पेरेंटिंग, जो पेरेंटिंग होती है वो उनको सिखाती है आपको या हमें कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, उसका पर्पज़ क्या है। लेकिन जो रॉ लेबर होती है उनकी पेरेंटिंग ठीक नहीं होती और उनके पास कोई विज़न ही नहीं होता, या यूं कह सकते हैं उनका कैरेक्टर बिल्डअप नहीं होता। और लेकिन अगर उनमें जिनमें उस लेबर जिसकी आप बात कर रहे हैं उनमें भी आपको दिखते हैं कुछ लोग जिनका करैक्टर अच्छा है और जिनका पास विज़न है, वो उसी में से निकल के बहुत बड़े बड़े आदमी बनते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कुछ टाइम पहले तक लेबर में थे और आज वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है और उनको आप यस सक्सेस की श्रेणी में उनको आप रख यानी सकते कि हैं। उसने स्मार्टनेस समझी, स्मार्टनेस दिखाई, लेबर से कुछ लोग जैसे कहा वो मिस्त्री भी बन जाते हैं, और फिर आपने यहाँ पे बताया वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए कि उनका करैक्टर कैरेक्टर। करैक्टर जीवन में बहुत अहम और मेन रोल अदा करता है। आपका करैक्टर अच्छा होना चाहिए और आपके पास विज़न होना चाहिए। उनके पास विज़न था कि मुझे आज ये काम करके कल मुझे इससे बड़ा काम करना है, तो वो उन्होंने कर लिया आराम से। तो लेकिन अब जिसके पास विज़न ही नहीं है, ये कुछ करना नहीं, मान डिजायर ही नहीं लीजिए है। जी, मान लीजिए किसी ने मजदूर ने काम किया और शाम को उसने मान लीजिए वो थोड़े पैसे कमाए और उनसे ही कुछ नशा करके मान लीजिए उन्हें वो पैसे ख़राब कर दिए, सो गया या कुछ और झगड़ा कर लिया, तो वो उसी दायरे में ही रहेगा। उसी विसीएस सर्कल में वो रह जाएगा। लेकिन जो लोग उनमें अच्छे हैं, वो उनका विज़न अच्छा होता है और वो उसमें से भी निकलने की कोशिश करते हैं, कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ और इम्प्रूव। पहले आप वो अकेले काम करते हैं, फिर अपने साथ 4 लोगों को जोड़ लेते हैं, फिर 10 को जोड़ लेते हैं, फिर उन 10 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है और फिर वो और थोड़े बड़े काम लेने लगते हैं, तो उनको वो वहाँ से ग्रो करते हैं। बस उनकी विज़न का होना बहुत ज़रूरी है, उनकी सोच अच्छी होगी तो वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क उन्होंने किया तो उनको बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन कभी-कभी हालाँकि हार्ड वर्क की डेफ़िनेशन सिर्फ़ यही नहीं होनी चाहिए कि आप ईंटें तोड़ रहे हैं या कुछ ऐसे कुछ नहीं काम नहीं, कर रहे हार्ड वर्क तो हैं। कोई भी लेकिन है, हार्ड अगर आप वर्क सुबह से हम लोग सुबह 8 बजे आ गए मान लीजिए और रात के 12 तो बजे तक लगे, तो दिस इज तो ऑल्सो हार्ड वर्क। बस हमें काम करना है। ये हार्ड वर्क की श्रेणी में नहीं, हमें काम करना है। हम जो कुछ भी आपका बिज़नेस से रिलेटेड जॉब है, उसको कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना है, चाहे वो 1 घंटे का काम है या वो 4 घंटे का काम है, जो फिनिश इट। फिनिश इट। अब इसी में एक क्वेश्चन और आ गया, जो बड़ी चर्चाएं चलती है आजकल, तो बड़े बड़े महासेठों ने ये चर्चा छेड़ रखी है कि वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए। तो वर्किंग आवर्स व्यक्ति के लिए लाइफ में कितने घंटे काम करना चाहिए सफलता पाने के लिए? इनिशियल स्टेज पे हो सकता है आपको, अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, तो अब क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारे बिजनेस में एक ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है कि उनको पर्सनली मिलना होता है। अगर ये पर्सनली मिलना एक बार हो जाए, या अगर इस टाइम शेड्यूल को हम कम कर दें, तो मुझे लगता है कि ठीक तरह काम करने के लिए आपको दिन में सिर्फ 3-4 घंटे ही काफ़ी होते हैं। जो आपका प्रोडक्टिव टाइम होता है वो सिर्फ 3-4 घंटे ही आप करते हैं, तो दैट इज़ मोर देन एनफ। क्योंकि आप देखें हमारे इवन दिल्ली से अगर गुड़गांव जाना हो तो 3 घंटे जाने में और 3 घंटे आने में लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो लोग वहाँ पे मैक्सिमम अगर 6 घंटे या 7 घंटे काम करते भी हैं, तो उनमें भी फिर उनका बीच में लंच टाइम, टी ब्रेक और ऐसे बहुत सारे टाइम होता है। यानी कि प्रोडक्टिव टाइम जो होता है, मेन जो प्रोडक्टिव टाइम होता है, वो सिर्फ 3-4 घंटे का ही है। और एज ए बिजनेसमैन
अगर आप अपने बिजनेस में 3-4 घंटे सीरियसली काम करते हैं या उसको ब्रेक्स में भी करते हैं, तो मान लीजिए सुबह का अर्ली मॉर्निंग कर लिया, फिर 6 घंटे आपने कुछ नहीं किया, फिर शाम को 2 घंटे काम करके आपने उसको फाइनल टच दिया, तो भी उतना समय आपके बिजनेस के लिए काफ़ी है, बशर्ते जितना टाइम आप बिजनेस को दें वो फुल कंसंट्रेशन के साथ दें, पूरे दिल के साथ काम करें, तो उतना काफ़ी है। ऐसा 24 घंटे काम करना ज़रूरी नहीं है, 10 घंटे काम करना ज़रूरी नहीं है। थोड़े समय में आप बिजनेस को फाइनल टच दे सकते हैं और काम निपटा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योर्स जो बडिंग हैं, जो स्टार्टअप्स आजकल खूब खुल रहे हैं, बंद भी होते हैं, ठीक है, और ये कोई नई बात नहीं है। सभी लोग अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे जैसा आपने कहा, तो फिर मतलब सभी लोग बिजनेसमैन हो जाएंगे, तो फिर नौकरी कौन करेगा। तो उसी तरह से अगर सभी लोग जितने स्टार्टअप खोलते हैं सारे के सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हम तो अमेरिका तो छोड़िए सबसे ही आगे निकल जाएंगे, और ये सभी देशों में होगा, तो यानी कि कोई कहीं कुछ बचेगा नहीं। जब व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करे, व्यवसाय शुरू करे, तो किन बातों का उसका ख्याल रखना चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले? उसे उस बिजनेस के प्लस माइनस के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उससे अच्छी तरह स्टडी करनी चाहिए कि अगर आपने गाड़ी ली है तो वो कहीं रास्ते में पंचर भी हो सकती है। उस वक्त क्या करना है, इस बात का पता होना चाहिए, कैसे निकलना है, यानी कि ज़र्क आया तो उससे निकलना कैसे है। अगर ये सारी इन्होंने अपनी स्टडी कर ली है, उसके लिए मेंटली प्रिपरेशन है, तो आपका जो मिशन है वो सक्सेस होगा ही होगा। ओके, तो सक्सेस होगा ही होगा। यानी कि जब आप किसी भी जर्नी में जा रहे हैं, जब आप बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, तो जो बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं उसके इन आउट अच्छे से समझें, प्रॉस एंड कॉन अच्छे से समझें, ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस भी करें, ठीक है ना, और करंट सिनारियो मार्केट में क्या चल रहा है वो भी समझें, और आपको कितने समय में आप ब्रेक इवन आ सकते हैं, कितने समय प्रॉफिटेबल हो सकते अपडेट हैं, रहना जरूरी है। ठीक, इन अपडेट सब रहना चीज़ों जरूरी को है। एक जी। कहते हैं ना पूरा एक नेविगेशन साथ में लेके चलेंगे, जी। तो आपको कहीं भी कोई चैलेंज, कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो धवन साहब, हमारी शुभकामनाएं हैं, आपका काम इसी तरह से फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, और जिस तरह से आप जो चीज़ें इंपोर्ट हमारी कंट्री कर रही थी देश, तो उसकी आपने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू कर दी है, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और आपके जैसे लोग जो इंपोर्ट की जगह अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करें, तो जाहिर सी बात है इससे हमारे देश को भी लाभ पहुंचता है, हमारे देश के लोगों को काम मिलता है, और चीज़ें सस्ती भी होती हैं, और भारत का नाम भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ MK धवन जी, और इनके जीवन का फ़लसफ़ा, जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, लीडरशिप अपने अंदर कैसे डेवलप करें, सक्सेसफुल आप कैसे हों, इस साक्षात्कार में इन्होंने खुल के बात करी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह साक्षात्कार आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐड ऑन अवश्य करेगा। आप देखते रहें, इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहें। फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न होते हैं, कुछ आप और सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, किसी ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपके लिए उन शख्सियत को आपके सामने हाजिर करेंगे। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्ते, धन्यवाद।